इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि इंटरनेशनलाइजेशन क्या होती है और हम अपने प्लगइन को किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने अपने प्लगइन की कुछ स्ट्रिंग्स को उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया था और फिर उसको हमने प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा था। और अपनी जो वर्डप्रेस का सीएमएस है उसकी जो सेटिंग है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसको हमने चेंज करके उसको टेस्ट किया था कि हमारी जो ट्रांसलेशंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंटरनेशनलाइज योर प्लगइन। तो आपने अपने प्लगइन को ट्रांसलेटेबल बनाना है, मीन्स के उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके। तो पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि उसके लिए हम वर्डप्रेस हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनको हम इस्तेमाल करके तो जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं हमारे प्लगइन के अंदर या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको हम इस तरीके से डेवलप करते हैं अपने कोड को, या उन स्ट्रिंग्स को इस तरह से कोड करते हैं कि उनको लेटर ऑन किसी भी ट्रांसलेशन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके। तो उन फंक्शंस को हमने पिछली वीडियोस के अंदर इम्प्लीमेंट करके भी देखा है। तो उसके अंदर हमने कुछ एक फंक्शंस को कंसिडर किया था। तो यहाँ पे इसने डिटेल के अंदर वो सारे मेथड्स और वो सारे फंक्शंस जो हैं वो डिटेल के अंदर यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं इस टॉपिक के अंदर कि वो कौन-कौन से फंक्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने प्लगइन को इंटरनेशनलाइज़ कर सकते हैं ताकि उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके। तो इनमें से कुछ जो फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अपने प्लगइन को ट्रांसलेटेबल बनाने के लिए या उसको इंटरनेशनलाइज़ करने के लिए जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है टेक्स्ट डोमेन्स। तो ये एक आपकी एक यूनिक स्ट्रिंग होती है और ये यूजुअली आपके प्लगइन की स्लग होती है। जो यहाँ पे इसने मेंशन किया है द टेक्स्ट डोमेन मस्ट मैच द स्लग ऑफ द प्लगइन। अब स्लग क्या होती है कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन को होस्ट करते हैं, वर्डप्रेस की ऑफिशियल जो प्लगइन्स की रिपॉजिटरी है, तो उसके अंदर आपको एक यूनिक स्लग या एक यूनिक यूआरएल का एक पार्ट मिलता है। तो आपके जितने भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं वो इस डायरेक्टरी के थ्रू या इस यूआरएल के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं। जो भी आप वर्डप्रेस के अंदर सबमिट करते हैं अपने प्लगइन को, तो आपको एक यूआरएल मिलती है और वो यूआरएल इस तरह से होती है कि सबसे पहले wordpress.org/plugins और फिर आपके प्लगइन की वो यूनिक एक यूआरएल होती है या एक यूआरएल का पार्ट होता है जिसको हम स्लग कहते हैं। ठीक है, ये यूनिक होती है और इसके ज़रिए आपका प्लगइन जो है वो एक्सेसिबल होता है इस वर्डप्रेस की ऑफिशियल प्लगइन्स की रिपॉजिटरी के अंदर और इसी के ज़रिए फिर यूज़र जो है वो आपके प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो आपके जब आप अपने प्लगइन को होस्ट करते हैं तो ये जो पार्ट होता है उसके अंदर इसको हम स्लग कहते हैं और यही आपके वर्डप्रेस की जो कोर फाइल होती है उसका नेम भी यही होता है यूजुअली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने प्लगइन का नेम रखा था माई डैश प्लगइन। ठीक है, और उसकी जो कोर फाइल थी वो थी माई डैश प्लगइन डॉट php। ठीक है, तो यही अब आपकी स्लग होगी। ठीक है, इसको आपने जब स्टार्ट करते हैं अपनी प्लगइन डेवलपमेंट तो आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाके देख लेते हैं कि क्या इस नेम से कोई प्लगइन ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये जो यूज कर रहे हैं आप अपनी फाइल का नेम या अपने प्लगइन का नेम, तो ये यूनिक होना चाहिए क्योंकि यही लेटर ऑन आपकी स्लग बनती है और यही फिर आपकी जो है टेक्स्ट डोमेन बनती है। तो अगर हम अपने कोड के अंदर आए तो हम तो यहाँ पे डेमो के लिए ये प्लगइन डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने अपने प्लगइन का नेम रखा था माई डैश प्लगइन। ठीक है, और हमारी जो कोर फाइल थी हमारे प्लगइन की, हमारे प्लगइन की जो कोर फाइल है उसका नेम भी है माई डैश प्लगइन। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम जाएं तो हमने स्टार्ट के अंदर अपनी टेक्स्ट डोमेन जो है वो डिफाइन की थी। तो टेक्स्ट डोमेन आपकी वही होती है या जो आपके प्लगइन का नेम होता है और वही आपके प्लगइन की जो मेन फाइल है या जो कोर फाइल है उसका नेम भी वही होता है। तो यहाँ पे आप अपने प्लगइन की हेडर के अंदर ये चीज़ मेंशन करते हैं कि आपकी टेक्स्ट डोमेन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है माई डैश प्लगइन। ठीक है, और इसके बाद फिर आप बताते हैं अपनी डोमेन का पाथ या अपनी ट्रांसलेशंस का पाथ। तो उसके लिए हम स्लैश लैंग्वेजेस का फोल्डर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपने ये टेक्स्ट डोमेन अपनी डिफाइन कर लिया है तो अब आप यहाँ पे देखें जो हमने लैंग्वेजेस या जो अपने स्ट्रिंग्स जो जब इनको ट्रांसलेट किया था, तो आप देखें जहाँ पे भी हम किसी स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करते हैं तो साथ में हम वही अपनी जो टेक्स्ट डोमेन है वो ऐड करते हैं। टेक्स्ट डोमेन के लिए जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो आपकी टेक्स्ट डोमेन है उसके अंदर आप डैशेस ऐड कर सकते हैं लेकिन आप अंडरस्कोर्स इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते और ये सारे लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे और इसके अंदर आपने स्पेसेस भी ऐड नहीं करनी। फिर नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डोमेन पाथ।
डोमेन पाथ का आप हेडर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करते हैं और इसके ज़रिए आप बताते हैं कि आपकी जो प्लगइन्स की के रिलेटेड जो ट्रांसलेशंस हैं वो किस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हमने भी इसको स्टार्ट के अंदर ही ऐड कर दिया था, तो अगर हम अपने कोड को देखें तो यहाँ पे आप देखें हमने डोमेन का पाथ जो है वो इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है /लैंग्वेजेस। यहाँ से हम बताते हैं कि लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर है हमारे प्लगइन के रूट फ़ोल्डर के अंदर और उस फ़ोल्डर के अंदर हमारी जितनी भी ट्रांसलेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। फिर अब नेक्स्ट इसमें हमें कुछ फंक्शंस बताए हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग जो है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके कुछ फंक्शंस हमने पिछली वीडियोस के अंदर थ्रू आउट डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे भी हम उनको जस्ट ओवरव्यू कर लेंगे। तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल है जिसके अंदर सिंपल आपकी एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है। तो इस तरह की जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको जब आप ट्रांसलेटेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर हम अपने कोड के अंदर देखें तो कहीं पे हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ होगा। तो कॉमन डैश कोर के अंदर जहाँ पे हमने अपनी जो पोस्ट टाइप है जब हमने उसको डिफाइन किया था, तो यहाँ पे आप देखें हमने जब अपनी पोस्ट टाइप को डिफाइन किया है तो यहाँ पे हमने एको नहीं करवाना होता बल्कि जस्ट हमने इसको ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग पास करनी थी। तो इस केस में हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर का फंक्शन इस्तेमाल किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बुक्स जो है ये हमारा वो लेबल था जिसको हमने ट्रांसलेटेबल करना था और फिर हमने यहाँ पे आप देखिए हमने रॉन्ग इसको टेक्स्ट डोमेन दी है। तो इसको भी हम फिक्स करते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट डोमेन है वो माई डैश प्लगइन है, प्लगइन प्रीफिक्स नहीं है। तो ये हमने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस टाइम पे हमने आई थिंक इसको कहा था कि यूजुअली हम प्लगइन प्रीफिक्स को ही टेक्स्ट डोमेन यूज़ करते हैं। तो आप प्लगइन प्रीफिक्स भी उसी तरह से सेट कर सकते हैं। अगर तो आपकी प्लगइन प्रीफिक्स और टेक्स्ट डोमेन सेम है तो उस केस में आप प्लगइन प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में जो टेक्स्ट डोमेन है वो डिफरेंट है हमारी प्लगइन प्रीफिक्स से, तो हम इसको रिप्लेस करते जाते हैं। तो हमारी जो करेक्ट टेक्स्ट डोमेन है वो माई डैश प्लगइन है। तो अब इसको हमने साथ में करेक्ट भी कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमने एको नहीं करवाना था, जस्ट हमने इसका लेबल इसको पास करना था अपने इस लेबल्स के अरे के आर्गुमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया है, कंट्रोल एस। तो अब इसी तरह ये तो हमारा वो बेसिक एक फंक्शन था जिसके जरिए हम एक सिंपल स्ट्रिंग को ट्रांसलेटेबल बनाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी टेक्स्ट डोमेन को एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन करें या एक कांस्टेंट के अंदर डिफाइन करें और फिर आप इस फंक्शन के अंदर जो है वो इस वेरिएबल को यूज करें। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, बल्कि आपने हर दफ़ा ये जो आपका कांस्टेंट है ट्रांसलेशन वाला ये आपने एज इट इज इसको पास करना है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है। फिर नेक्स्ट हमारा एक केस है अंडरस्कोर ई का फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट भी करता है और साथ में ये एको भी करवाता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एको करें और एको के बाद आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर का फंक्शन यूज करें और उस तरह से आप इस स्ट्रिंग को ट्रांसलेटेबल बनाएं। एक तरीका तो ये है। इसी का एक शॉर्टर वर्जन ये है कि इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। वो कैसे कि अंडरस्कोर ई आप यूज कर लेंगे। तो अंडरस्कोर फर्स्ट वाला जो है ये ट्रांसलेशन वाला है और जो ई है ये कहता है कि इसको ट्रांसलेट भी करें और इसको ट्रांसलेट करने के बाद इसको एको भी करवा दें। तो ये सिनेरियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आपको याद हो तो प्लगइन डैशबोर्ड के अंदर हमने जब अपनी स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट किया था तो यहाँ पे हमने इनको एको भी करवाना था। तो इसलिए हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन के बजाय अंडरस्कोर ई वाला फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया और फिर उसी तरह आपकी वो फर्स्ट पैरामीटर आपका वो स्ट्रिंग आती है और सेकंड पैरामीटर में आप अपनी वो टेक्स्ट डोमेन जो है वो इसको पास कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और केस है कि अब लेट्स से कि आपकी वो सिंगल स्ट्रिंग नहीं है जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बल्कि उसके अंदर आप कोई वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल मेंशन की है। तो अब इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है कि जस्ट हमारा वो एक टेक्स्ट नहीं है बल्कि इस टेक्स्ट के अंदर हम एक वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं PHP का। तो अब इस केस में आप इसको ट्रांसलेटेबल किस तरह से बनाएंगे। तो जब भी आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल हो तो उस केस में हम प्रिंट एफ या एस प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रिंट एफ के जो फर्स्ट वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर आपकी वो ट्रांसलेशन आएगी, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर के जरिए, ठीक है, और उसके सेकंड पैरामीटर आपका वो वेरिएबल आ जाएगा। तो जब आपने इसके अंदर जब ट्रांसलेटेड फंक्शन आपका ट्रांसलेशन वाला फंक्शन जब आपने इसको पास करना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो उसके अंदर आपने लिखना है योर सिटी इज और जहां पे आपका वेरिएबल है वहां पे आपने प्लेस होल्डर ऐड करना है। तो ये जो प्लेस होल्डर्स टेक्स्ट हैं ये आपके चेंज होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका वेरिएबल जो है उसकी डेटा टाइप क्या है। तो अगर आपका जो वेरिएबल है ये सिटी वाला इसकी अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उस केस में आप %s का प्लेस होल्डर जो है वो इस्तेमाल करेंगे।
तो इस केस में हमारी जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर को जब हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो उसके अंदर हम लिखेंगे योर सिटी इज, और जहाँ पे आपका वेरिएबल है उसकी जगह पे आप परसेंटेज एस लगा देंगे। परसेंटेज एस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो वेरिएबल है आपका डॉलर सिटी का, इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर इसकी डेटा टाइप नंबर होती तो उस केस में ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है ये चेंज हो जाता। और फिर अब इस प्लेस होल्डर की जगह पे क्या एक्चुअल वैल्यू आनी है वो आप इसका सेकंड पैरामीटर पास करते हैं, जो आपका एक्चुअल वेरिएबल है जो आपने इसको पास करना है। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको अगर हम इस कोड को अगर हम कॉपी कर लें कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये हमारे डैशबोर्ड के पेज के ऊपर ही हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने अपना फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और सबसे पहले हमने डॉलर सिटी जो है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं इस वेरिएबल को। तो ये हमने इस अपना सिटी का नेम दे दिया। अब ये इसका प्रॉपर वे है कि अगर आप इस स्ट्रिंग को ट्रांसलेटेबल करना चाहते हैं तो अब डायरेक्टली आप इसके अंदर वेरिएबल पास नहीं करते, बल्कि आप इसकी अपनी ट्रांसलेशन वाले फंक्शन को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले आपकी वो स्ट्रिंग आती है योर सिटी इज, और जहाँ पे आपने वेरिएबल यूज करना होता है वहाँ पे आप प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, और फिर इसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो आपकी टेक्स्ट डोमेन आती है, और प्लेस होल्डर की जगह पे जो वेरिएबल आना है वो आप इस फंक्शन का सेकंड पैरामीटर के तौर पे पास कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सिनेरियो इसने और डिस्कस किया हुआ है कि अब लेट्स से कि आपकी जो स्ट्रिंग है जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसके अंदर एक वेरिएबल नहीं है बल्कि दो वेरिएबल है। तो उस केस के अंदर आप इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कि आपकी बाकी स्ट्रिंग उसी तरह से आएगी, जहां पे आपने वेरिएबल यूज करना है वहां पे आप प्लेस होल्डर यूज करेंगे। अब आपके दो प्लेस होल्डर्स हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप फर्स्ट को कहेंगे परसेंटेज वन डॉलर एस, और सेकंड वन जो है उसको आप कहेंगे परसेंटेज टू डॉलर एस। और इसके अंदर आप दो चीजें कर रहे हैं, एक तो आप इसको वन और टू की बेस पे इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो परसेंटेज वन डॉलर ऐसा है इसकी जगह पे डॉलर सिटी आ जाएगा, और जो परसेंटेज टू डॉलर ऐसा है इसकी जगह पे डॉलर जिप कोड आ जाएगा। एक और चीज इस केस में आपने नोट करनी है कि जब आपके दो पैरामीटर्स हैं और उनके अंदर आप डॉलर एस यूज कर रहे हैं तो अब इसके केस में आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं, डबल कोटेशन मार्क्स आपने यहाँ पे ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर आप डबल कोटेशन मार्क्स ऐड करेंगे, डबल कोट्स ऐड करेंगे, तो उस केस में ये डॉलर एस को एज डॉलर एस वेरिएबल कंसिडर कर लेगा, जो कि पीएचपी का वेरिएबल कंसिडर हो रहा है, और यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेशन के लिए हैंडल कर रहे हैं। तो उस केस में हम इसको डॉलर को एज डॉलर ही इंटरप्रेट करना चाहते हैं, बल्कि इसको वेरिएबल के तौर पे इंटरप्रेट नहीं करना चाहते। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्लूरल्स का। तो इसमें सब टॉपिक है बेसिक प्लूरलाइजेशन। तो ये आपका सिनेरियो कब होता है कि अब एक एग्जांपल लें, जैसे इसने यहाँ पे एक मेंशन किया एग्जांपल कि बाज़ औक़ात आपने किसी नंबर के साथ किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना होता है, जैसे वन कमेंट। तो अब ये वन सिंगुलर है तो इसका जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी सिंगुलर वर्जन आएगा इसका, ठीक है। अब लेट्स से कि आप इसको वेरिएबल के ज़रिए डिस्प्ले करवा रहे हैं और ये वैल्यू चेंज होती जाती है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। तो अगर टू है तो टू के लिए आप टू कमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि टू कमेंट्स लिखेंगे। इस वर्ड का जो प्लूरल फॉर्म है वो आप यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप कमेंट को उर्दू में देखें तो वो तबसरा है। अगर आप ये लिखेंगे एक तबसरा तो ये ठीक है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि पांच तबसरा। पांच के लिए आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, पांच तबसरे आएगा, पांच तबसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए या उनको प्रॉपरली ट्रांसलेट करने के लिए वर्डप्रेस जो हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है वो है अंडरस्कोर एन, ठीक है। तो उसी तरह प्रिंट एफ के जरिए हम इसको यूज करेंगे। प्रिंट एफ हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट यूज करेंगे कमेंट के लिए भी और कमेंट्स के लिए भी। तो अब यहाँ पे एक तो हम अंडरस्कोर एन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और फिर दूसरा जो हमने इसको वेरिएबल यूज करना है परसेंटेज एस की जगह पे, तो उसको हम डायरेक्टली वो नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहे बल्कि उसको हम इस फंक्शन के जरिए पास करवा रहे हैं, नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट अंडरस्कोर i18n। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप इस नंबर को डिस्प्ले करवा रहे हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से ये उस नंबर को मॉडिफाई कर देता है। तो बाज़ औक़ात एक ही जो नंबर है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट होता है, तो ये इस चीज़ को मैनेज करता है। फिर यहाँ पे आप देखें जो अंडरस्कोर एन का फंक्शन है ये चार पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक उसका सिंगुलर वर्जन क्या है, जैसा कि यहाँ पे इसने फर्स्ट आर्गुमेंट दिया परसेंटेज एस, जो भी यहाँ पे नंबर आता है, और फिर उसके बाद कमेंट, और फिर आप उसका प्लूरल वर्जन देते हैं उसी स्ट्रिंग का। तो वो हमने सेकंड पैरामीटर इसको दिया हुआ है परसेंटेज एस कमेंट्स, ठीक है। फिर थर्ड पैरामीटर आपका वो काउंट आता है, जो आपका एक्चुअल नंबर होता है, जो आपने जिसकी बेस पे ये डिसाइड करना है कि आपने इसको सिंगुलर स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है या इसके प्लूरल फॉर्म डिस्प्ले करवानी है। और फिर फोर्थ पैरामीटर आपकी वो टेक्स्ट डोमेन होती है जो हम ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, अपने कोड के अंदर इसको ऐड करके देखते हैं। और ये सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेट अंडरस्कोर कमेंट्स अंडरस्कोर नंबर का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स गेट कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स देता है अगर आप इसको कोई पोस्ट आईडी प्रोवाइड करें। अगर आप पोस्ट आईडी प्रोवाइड नहीं करते तो जिस पेज पे ये डिस्प्ले हो रहा होता है उसके साथ अगर कोई कमेंट्स एसोसिएटेड हो तो वो आपको टोटल कमेंट्स उस पेज के डिस्प्ले करवाता है। तो हम चूंकि इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है, तो डैशबोर्ड पेज के साथ कोई भी कमेंट एसोसिएटेड नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको पोस्ट आईडी प्रोवाइड करते हैं जिस पोस्ट के कमेंट्स हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अभी जैसे कि ये एक हमारे पास पोस्ट है, तो इस पोस्ट के साथ 2 कमेंट्स एसोसिएटेड है। तो इस पोस्ट की आईडी अगर हम देखें, इस पे अगर हम होवर करें और नीचे यूआरएल के अंदर देखें, तो इस पोस्ट की आईडी है 1। तो हम इसको पास कर देंगे 1 पोस्ट आईडी मीन्स कि हम जो फर्स्ट जो पोस्ट है हमारी जिसकी आईडी 1 है उसके कमेंट्स हम गेट करना चाहते हैं और उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको पास कर देंगे 1। तो अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस और अपने डैशबोर्ड पेज को अगर हम रिफ्रेश करें, तो अब देखें इसने हमें उसका जो प्लूरल वर्जन है स्ट्रिंग का वो डिस्प्ले करवाया, 2 कमेंट्स। इसने 2 कमेंट नहीं डिस्प्ले किया, ये वाला वर्जन इसका डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि इसका ये वाला सेकंड वाला वर्जन इसको डिस्प्ले करवाया। किसकी बेस पे, इस फंक्शन की बेस पे जो इसने रिटर्न किया। अब इसने हमें 2 रिटर्न किया है तो हमें ये वाला वर्जन डिस्प्ले हुआ है 2 कमेंट्स। अगर ये हमें 1 रिटर्न करता तो फिर ये वाला वर्जन डिस्प्ले होता 1 कमेंट। एक चीज़ और आप नोट करें कि यहाँ पे इस फंक्शन को हम 2 बार ये कमेंट्स नंबर जो है ये पास कर रहे हैं। तो ये जो हम इसको नंबर पास कर रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, ये तो वो वाला नंबर है जो यहाँ पे प्लेस होल्डर्स की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ये जो हम नंबर इसको दोबारा पास कर रहे हैं, ये इस फंक्शन का जो थर्ड पैरामीटर है, ये काउंट का पैरामीटर है। इस काउंट के पैरामीटर की बुनियाद पे ये डिसाइड करता है कि उसने इसका सिंगुलर वर्जन इस स्ट्रिंग का डिस्प्ले करवाना है या इसका प्लूरल वर्जन डिस्प्ले करवाना है। तो अगर 1 होगा तो ये 1 कमेंट ये वाला वर्जन इसका डिस्प्ले करवाएगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर उस केस में ये इसका प्लूरल वर्जन जो है वो डिस्प्ले करवाता है। और फिर फोर्थ आर्गुमेंट इसका वो आपकी टेक्स्ट डोमेन है। फिर नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिसएम्बिगुएशन बाय कॉन्टेक्स्ट। तो ये सिंपल अल्फाज में ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक ही वर्ड होता है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, क्लिक हेयर टू पोस्ट योर कमेंट। तो इस केस में जो पोस्ट है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ये कह रहा है कि पोस्ट करो, कोई काम करो, तो कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। एज अ फेल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि क्लिक हेयर, इस पे क्लिक करें टू पोस्ट योर कमेंट, अपना कमेंट ऐड करने के लिए या पोस्ट करने के लिए। तो करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है पोस्ट का वर्ड। लेकिन इसी तरह एक और सेंटेंस है एडिट दिस पोस्ट। तो इसमें ये जो पोस्ट है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है कि इस पोस्ट को एडिट करें, ठीक है। तो इस तरह का जो सिनेरियो होता है जिसमें एक ही वर्ड आपके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उस केस में आप ट्रांसलेशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है अंडरस्कोर एक्स का, ठीक है, जिसमें आपके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिनको आपने ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो अंडरस्कोर एक्स हम यूज़ करते हैं अगर आपने सिंपली उस स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करना हो। लेकिन अगर आपने ट्रांसलेट भी करना हो और साथ में एको भी करवाना हो तो उस केस में हम अंडरस्कोर ई एक्स इस्तेमाल करते हैं। ये उसी तरह है जैसे हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर और अंडरस्कोर ई के फंक्शन देखे थे। तो इनको भी हम कोड के अंदर कॉपी करके इसको देख लेते हैं। तो उसी तरह हम एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो अब ये जो पोस्ट है इसमें हमने बताया कि ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो आप इसका कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। तो इसमें हम कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि ये पोस्ट जो है ये एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, और फिर थर्ड आर्गुमेंट इसकी टेक्स्ट डोमेन आती है। और फिर यहाँ पे ये जो पोस्ट है इसमें आप बता रहे हैं कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो वर्ब है, और फिर उस केस में आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो अब ये जो ट्रांसलेशंस हमने ऐड की हैं अभी, ये कमेंट वाली और ये जो अभी हमने ये वाली ऐड की है कॉन्टेक्स्ट वाली, तो इनको अगर हम पो एडिट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखें जिसके ज़रिए हम ट्रांसलेशंस को मैनेज कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम अपने स्ट्रिंग्स को अपडेट करें, इसको अगर हम करें अपडेट फ्रॉम कोड, तो यहाँ पे देखें ये हमारी एक स्ट्रिंग है जो हमने ऐड की थी कमेंट वाली। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखें इसके 2 वर्जन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। एक इसका सिंगुलर वर्जन है जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग से,
और एक उसका प्लूरल वर्जन है जिसको आप ट्रांसलेट करते हैं अलग तरीके से। तो ये नीचे अगर आप ट्रांसलेशंस में आएंगे तो यहाँ पे आपका सिंगुलर की ट्रांसलेशन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको हम कर सकते हैं तबसरा, ठीक है। और फिर इसकी जो प्लूरल फॉर्म है उसको भी आप यहाँ पे अलग से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप तबसरे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर जो दूसरी हमने ऐड की थी जो इसका ये पोस्ट है, तो इसके भी दो वर्जन्स हैं। एक पोस्ट जो है वो इसका कॉन्टेक्स्ट इसने मेंशन किया हुआ है कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ये नाउन है, मीन्स कि ये इस्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और फिर दूसरा जो पोस्ट है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों की अलग से जो ट्रांसलेशन हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी को जो अंडरस्कोर एक्स वाला वर्जन है इसको अगर आप ट्रांसलेट के साथ अगर एको भी करवाना चाहें तो उस केस में फिर आप अंडरस्कोर ई एक्स इस्तेमाल करते हो। अभी अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं तो डैशबोर्ड के अंदर देखें वो जो हमने ऐड किया है कोड अभी अंडरस्कोर एक्स वाला, तो ये वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंडरस्कोर एक्स का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, ये जस्ट इसको ट्रांसलेट करता है, इसको एको नहीं करवाता। तो अगर आप इसको साथ में एको भी करवाना चाहते हैं तो फिर उस केस में आप अंडरस्कोर ई एक्स इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एस। तो अब अगर हम अपने डैशबोर्ड पेज को रिफ्रेश करें तो अब देखें ये पोस्ट दोनों जो है ये हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसको अगर आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहें कंट्रोल एस, और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो इस तरह से आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है एस्केपिंग स्ट्रिंग्स। तो ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी एक दफ़ा इसको डिस्कस किया था कि जब आप उसको ट्रांसलेशंस को मैनेज करते हैं तो आप उसको प्रॉपरली एस्केप भी करते हैं, ताकि जब ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करे तो वो उसके अंदर कोई मिलिशियस कोड जो है वो ऐड ना कर सके। तो उसके हमने दोनों वर्जन्स देखे थे। फॉर एग्जांपल ये हमारे बेसिक वर्जन्स थे ट्रांसलेशंस के लिए, अंडरस्कोर 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 ई एको के लिए, फिर अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर ई एक्स, तो ये भी हमने डिस्कस किया, अंडरस्कोर एन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो जस्ट आपके बेसिक ट्रांसलेशंस को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं के एस्केपिंग वर्जन्स देखना चाहें जिसके अंदर वो ट्रांसलेट भी करे और उसको प्रॉपरली एस्केप भी करे उस स्ट्रिंग को, तो उसके जो फंक्शंस है वो यहाँ पे इसने मेंशन किए हुए हैं। अगर आपकी बेसिक सिंपल स्ट्रिंग है तो उस केस में आप एस्केप अंडरस्कोर एचटीएमएल अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज करते हैं। अगर आपने साथ में उसको एको करवाना है तो फिर उस केस में एस्केप अंडरस्कोर एचटीएमएल अंडरस्कोर ई वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्स वाला अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप एस्केप अंडरस्कोर एचटीएमएल अंडरस्कोर एक्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एस्केप अंडरस्कोर एचटीएमएल अंडरस्कोर ई एक्स एंड सो ऑन। तो ये इनके वर्जन्स हैं जो ट्रांसलेशंस को भी मैनेज करते हैं और स्केपिंग को भी मैनेज करते हैं इस फंक्शन को जहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट कर रहे थे। तो अगर आप इसी को साथ में स्केप भी करना चाहें तो अंडरस्कोर ई के केस में जो हमारा प्रॉपर एस्केपिंग का फंक्शन है वो कौन सा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, एस्केप अंडरस्कोर एचटीएमएल अंडरस्कोर ई। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे भी हम अंडरस्कोर ई यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह पे हम ये यूज़ कर लेंगे एस्केप अंडरस्कोर एचटीएमएल अंडरस्कोर ई। इसी तरह यहाँ पे एस्केप एचटीएमएल ई। तो अब ये क्या करेगा, ये आपकी स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट भी करेगा और प्रॉपरली इनको एस्केप भी कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल एस। और इसी तरह जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर का है तो इस केस में इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला एस्केप अंडरस्कोर एचटीएमएल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसकी जगह पे हम ये वाला ऐड कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को ट्रांसलेट भी करेगा और प्रॉपरली एस्केप भी कर देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसने मेंशन किया है डेट एंड नंबर फंक्शंस। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक ही नंबर होता है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट होता है। तो उस केस में अगर आपका नंबर है सिंपल तो उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करने के लिए ताकि वो हर लैंग्वेज के अंदर प्रॉपरली डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट अंडरस्कोर i18n। इसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी। यहाँ पे जब हमने अपने कमेंट्स के नंबर को प्रॉपरली फॉर्मेट करना था तो हमने इसको इस फंक्शन के ज़रिए पास करवाया था। तो अगर आपका जस्ट नंबर है तो उसको आप इस फंक्शन के ज़रिए पास करवाएं। ये मेक श्योर करेगा कि जिस भी लैंग्वेज के अंदर ये नंबर डिस्प्ले हो तो उसी हिसाब से ये प्रॉपरली प्रेजेंट हो। फिर अगर आप डेट को प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे तो डेट भी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट होती है। तो डेट को भी आप डायरेक्टली डिस्प्ले करवाने के बजाय उसको आप इस फंक्शन के ज़रिए पास करवा दें, डेट अंडरस्कोर i18n। तो ये फंक्शन मेक श्योर करेगा कि जो डेट आप डिस्प्ले करवा रहे हैं वो हर लैंग्वेज के हिसाब से प्रॉपरली डिस्प्ले हो। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है लोडिंग टेक्स्ट डोमेन। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो लैंग्वेजेस का फोल्डर है उसको हम वर्डप्रेस की इनिट हुक के साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि हमारे जो प्लगइन है उसकी जो ट्रांसलेशंस हैं वो किस फोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं।
तो अगर आपको याद हो तो जब हमने ये लोडिंग टेक्स्ट डोमेन वाला अभी फंक्शन ये अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो पहले जब हमने पिछली वीडियो के अंदर जब डेमो किया था, तो ट्रांसलेशंस को डेमो करने के लिए हमने क्या किया था कि अपने लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर के अंदर, प्लगइन्स के फ़ोल्डर के अंदर my डैश प्लगइन डैश ur डॉट एमओ फाइल जो है, अपने प्लगइन की जो ट्रांसलेशंस की जो एमओ फाइल थी वो हमने इस फ़ोल्डर के अंदर प्लेस की थी, तब हमारा जो प्लगइन है वो ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है? तो अब जब आप अपने प्लगइन को डेवलप कर रहे हैं और उसकी ट्रांसलेशंस को अपने लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर के अंदर अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो आप हर यूज़र को ये तो नहीं कहेंगे कि उस ट्रांसलेशंस की फ़ाइल को आप वहाँ से कॉपी करो और फिर उसको यहाँ पे अपने डब्ल्यूपी डैश कंटेंट के लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर के अंदर प्लगइन्स का फ़ोल्डर बनाओ और उसके अंदर आप ये फ़ाइल प्लेस करो। ठीक है? आप यूज़र को ये तो नहीं कहेंगे। ठीक है? तो इंस्टेड आप क्या करेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस को ये बताएँगे कि आपकी जो ट्रांसलेशंस हैं वो किस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। तो आप इस फ़ोल्डर का पाथ उसको बताएँगे, तो तब क्या होगा कि आपका जो प्लगइन है उसकी जो ट्रांसलेशंस की फ़ाइल है, इनको आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, बल्कि वर्डप्रेस डायरेक्टली आपकी जो ट्रांसलेशंस हैं उनको यहीं से पिक कर लेगा इस फ़ोल्डर के थ्रू। तो आपके लिए भी आसानी है कि आप अपनी जितनी भी ट्रांसलेशंस हैं उनकी फाइल्स को जस्ट इस फ़ोल्डर के अंदर रख देंगे, बाकी वर्डप्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांसलेशंस को इस फ़ोल्डर से पिक कर लिया करेगा। अभी चूँकि हमें इस वाले ट्रांसलेशन फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है जो हमने क्रिएट की थी wp-content लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर के अंदर, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हमारी जो ट्रांसलेशंस हैं वो उसी लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर से ही पिक हो रही हैं, वो इस फ़ोल्डर से पिक नहीं हो रही। तो अभी हमने इस फ़ाइल को रिमूव कर दिया है। तो अभी अगर आप देखेंगे वापस जाके, अगर अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएँ, अगर आप सेटिंग्स के थ्रू अपनी लैंग्वेज अगर अभी आप चेंज करें, तो हम उर्दू करें और सेव चेंजेस। तो अभी अगर हम अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज को विज़िट करें, तो आप देखें हमारी अभी ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि हमने इस लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर से, प्लगइन्स के फ़ोल्डर में से वो फ़ाइल जो है उसको रिमूव कर दिया है और अभी तक हमने वर्डप्रेस को ये भी नहीं बताया कि हमारी जो ट्रांसलेशंस हैं वो एक्चुअली इस लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम वो प्रॉपर हुक यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम बताएँगे कि हमारी लैंग्वेजेस जो हैं या ट्रांसलेशंस हैं वो इस फ़ोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं, तो वो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसने वो तरीका मेंशन किया हुआ है जिसके ज़रिए हम अपनी जो टेक्स्ट डोमेन है या अपनी जो ट्रांसलेशंस हैं उनको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करते हैं या अटैच करते हैं। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। अब चूँकि ट्रांसलेशंस हमारी जो हैं ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे इस्तेमाल होती हैं, तो इस कोड को हम प्लेस करेंगे अपने कॉमन डैश कोर के अंदर। तो कॉमन डैश कोर के बिल्कुल स्टार्ट में हम इस कोड को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम कमेंट भी ऐड कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो अभी अ, हमने क्या किया है कि इनिट हुक के साथ, वर्डप्रेस की इनिट हुक के साथ हमने अपना कस्टम कॉलबैक फंक्शन जो है इसको अटैच किया है और इसका जो प्लगइन के इसका जो फंक्शन का नेम है इसको हम अपनी प्लगइन प्रीफिक्स के ज़रिए मॉडिफाई कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये हमारा वो एक्चुअल फंक्शन है जो मेक श्योर करेगा या वर्डप्रेस को बताएगा कि हमारी जो ट्रांसलेशंस है वो किस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं और उस कांस्टेंट को हम अपनी मेन कोर फाइल के अंदर बनाते हैं, जो जिसको हम नेम देंगे अपने लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर के का पाथ। तो यहाँ पे हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं अपनी कोर फाइल के अंदर और फिर उसी को हम लेटर ऑन जहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको हम नेम देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर लैंग अंडरस्कोर पाथ। ठीक है? और फिर इसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और इसकी जो वैल्यू है वो ये हमारा पार्ट आएगा जिसके ज़रिए हमें अपने जो लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर है उसका पाथ मिल जाएगा। तो ये हमने कोड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी किया है। तो इस फंक्शन के ज़रिए हमें अपने लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर का पाथ मिल जाएगा और इसकी वैल्यू को हमने असाइन कर दिया है एक कांस्टेंट के ऊपर और इसी कांस्टेंट को फिर हम लेटर ऑन जहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं और अब यहाँ पे कॉमन डैश कोर के अंदर इस वाले पार्ट को हम रिप्लेस कर देंगे अपने कांस्टेंट के साथ। ठीक है? और बाकी जो इसका फर्स्ट पैरामीटर है ये हम अपनी टेक्स्ट डोमेन इसको बताएंगे। तो हमारे प्लगइन की जो टेक्स्ट डोमेन है वो है माई डैश प्लगइन। ठीक है? और ये सेकंड पैरामीटर इसका ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फ़ॉल्स ही होती है और थर्ड पैरामीटर इसका वो लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर का पाथ होता है जो हमने डिफ़ाइन किया है इस कांस्टेंट के ज़रिए। ठीक है? तो अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि ये वर्डप्रेस की इनिट हुक के साथ अपना कॉल बैक फंक्शन अटैच कर रहा है
और इस फंक्शन के ज़रिए हम इसको बता रहे हैं कि जो हमारे प्लगइन की जो ट्रांसलेशंस हैं वो इस फ़ोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं, इस पाथ पे जो पड़ी हुई हैं, और इसकी जो टेक्स्ट डोमेन है वो ये वाली है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये करनी है कि जो आपके लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर के अंदर जो एमओ फाइल है, इसको अभी आप देखें इसका फॉर्मेट इस तरह से है my-plugin-ur_pk.mo। तो इसको भी आपने एडजस्ट करना है और इसके एंड से आपने पीके रिमूव कर देना है। जस्ट आपका जो लैंग्वेज का कोड है वो रहेगा, कंट्री कोड आपने इसमें से रिमूव कर देना है। तो ये आपकी फाइल बनेगी my-plugin। ये आपकी चेंज हो सकती है आपके स्लग के हिसाब से या आपके टेक्स्ट डोमेन के हिसाब से, फिर डैश और फिर आपका वो लैंग्वेज का कोड आएगा जिसके अंदर आपकी ये ट्रांसलेशन है। इसको हम एंटर कर देंगे। तो अब हमारा जो लैंग्वेजेस की जो ट्रांसलेशंस मैनेजमेंट है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आएँ और अपनी अगर हम इसी पेज को इसी पेज को अगर हम रिफ्रेश करें, तो अब आप देखें हमारी जो ट्रांसलेशंस हैं वो लोड हो चुकी हैं। तो अब आप अपने जो लैंग्वेजेस के जो टास्क हैं या जितनी भी लैंग्वेजेस के अंदर आप अपने प्लगइन को ट्रांसलेट करना चाहें, आप ट्रांसलेट करके उन फाइल्स को आप इस फ़ोल्डर के अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है? और इसमें से आप अगर रिमूव करना चाहें तो आप इन दोनों फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं, पॉट फाइल और पीओ फाइल। इनको अगर आप रिमूव भी करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। जस्ट जो आपको फाइल रिक्वायर्ड है वो ये वाली फाइल रिक्वायर्ड है, my-plugin-ur.mo फाइल, ठीक है? इसी के अंदर आपकी वो ट्रांसलेटेड स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको वर्डप्रेस रीड करता है और उसकी बेस पे आपके प्लगइन को ये ट्रांसलेट कर देता है। जब आप अपने प्लगइन को इंटरनेशनलाइज करते हैं ताकि उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके, तो उस टाइम पे आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपका प्लगइन जो है वो इंटरनेशनलाइज भी हो और वो सिक्योर्ड भी हो। कि जब भी आप अपनी स्ट्रिंग्स को अपने प्लगइन के अंदर ऐड करते हैं तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि वर्डप्रेस हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं। जैसे कि उनमें हमने देखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्कोर ई का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्कोर एन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है? तो इस तरह के ये जो फंक्शंस हैं इनको आपने डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि इनके जो एस्केप्ड वर्जन है इन फंक्शंस के वो आपने इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जांपल मेंशन किया है कि एक तो ये है कि आपकी ये स्ट्रिंग थी, आपने इसको ट्रांसलेटेबल बनाना था, ठीक है? तो आपने इसके लिए क्या यूज़ किया कि अंडरस्कोर ई का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट भी करता है इसको और एको भी कर देता है साथ में, ठीक है? एक तरीका ये है, लेकिन ये इनसिक्योर्ड वे है, ठीक है? इनसिक्योर्ड वे इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हैं, अब ये स्ट्रिंग जो है ये ट्रांसलेटर के पास जाएगी। अब ट्रांसलेटर जो है वो इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट कोड या इस तरह का मलिशियस कोड ऐड कर सकता है, ठीक है? तो वो आप नहीं चाहते कि वो चीज़ जो है वो यूज़र को प्रेज़ेंट हो, ठीक है? तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो इसका एस्केप्ड वर्जन है इस फंक्शन का, अंडरस्कोर ई का जो एस्केप्ड वर्जन है वो आपने यूज़ करना है। तो अंडरस्कोर ई के लिए जो एस्केप्ड वर्जन है वो है s_html_e, ठीक है? और जहाँ पे आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो एस्केप्ड वर्जन है वो है s_html__, ठीक है? इसी तरह जो बाकी ट्रांसलेशंस के हवाले से जो फंक्शंस हैं उनके जो एस्केप्ड वर्जन्स हैं वो आपने हमेशा यूज़ करने हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रिंग है वो ट्रांसलेटेबल भी होगी, लेकिन वो साथ में वो सिक्योर्ड भी होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टॉपिक है यूज़ प्लेस होल्डर्स फॉर यूआरएल्स। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई अगर आपने यूआरएल प्रिंट करनी हो या कोई लिंक आपने ऐड करना हो, जैसे कि यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि प्लीज़, और आगे उसने एक लिंक दिया हुआ रजिस्टर फॉर, और आगे टेक्स्ट डोमेन ऐड की हुई है इसकी ट्रांसलेशन के लिए। तो आपने इस तरह से जो लिंक्स हैं ये कभी भी आपने डायरेक्टली अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर ऐड नहीं करने, ठीक है? बल्कि आपने क्या करना है कि उसको आपने printf या एज printf का फंक्शन इस्तेमाल करना है और इस यूआरएल को आपने एज वेरिएबल पास करना है, ठीक है? जैसे कि इसने यहाँ पे इसका सिक्योर्ड वर्जन दिया है कि आप printf का फंक्शन यूज करें। इसमें सबसे पहले आपने अपनी इस स्ट्रिंग को सबसे पहले एस्केप करना है, escape_html___ का फंक्शन पास करना है। फिर उसके अंदर आपका वो सारा टेक्स्ट एज इट इज आएगा, लेकिन जो आपका जो यूआरएल वाला पार्ट है या लिंक वाला पार्ट है उसको आपने प्लेस होल्डर टेक्स्ट इसमें ऐड करना है। तो आप देखें इसमें यहाँ से लेके एंकर टैग था, ठीक है? एक इसने इसके लिए प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड किया है $1 तो जब आपके एक से ज्यादा प्लेस होल्डर टेक्स्ट होते हैं तो उनके केस में हम $1 और सेकंड के लिए $2 एंड सो ऑन, इस तरह से आप जितने मर्जी वेरिएबल जो हैं वो अपने स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पहला इसका ये पार्ट था, उसके लिए इसने ये प्लेस होल्डर ऐड कर दिया, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो \a वाला है, ठीक है? तो \a वाला जो है इसके लिए इसने फिर एंड पे सेकंड प्लेस होल्डर जो है वो ऐड किया है।
तो अब फर्स्ट प्लेस होल्डर की जगह पे क्या आएगा, जो इसका फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट इसने मीन्स के ट्रांसलेशन के बाद जो इसने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया है, ये इसका फर्स्ट प्लेस होल्डर की जगह पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट। और जो सेकंड प्लेस होल्डर है, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट आ जाएगा \a। तो इस तरह से आपने अपने लिंक्स को स्ट्रिंग्स के अंदर डायरेक्टली कभी भी इनपुट नहीं करना, बल्कि उनको आपने प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करके तो उनको वेरिएबल प्लेस होल्डर्स को इस्तेमाल करते हुए ऐड करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर कि कंपाइल योर ओन .mo बाइनरीज। इसमें सिंपल ये है कि जब आप अपने जो ट्रांसलेटर होता है जिससे आपने ट्रांसलेशन करवानी होती है, उनको आप .po फाइल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो आपकी उस po फाइल से वो आपकी ट्रांसलेशन उसको प्रोवाइड करता है, और ट्रांसलेट करके तो उसकी वो mo फाइल भी बाज़ औक़ात आपको जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वो जो ट्रांसलेटर आपको mo फाइल दे रहा है, आपने उसको नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि वो आपके उस ट्रांसलेशन के अंदर कोई मैलिशियस कोड ऐड कर दे और उसकी जो mo फाइल है वो जनरेट करके आपको दे दे। तो आपने क्या करना है, उसकी जो po फाइल है वो लेनी है आपने, जिसके अंदर उसकी ट्रांसलेशंस होंगी, और उनसे आपने अपनी जो po फाइल आपको मिलेगी ट्रांसलेटर से, जिसके अंदर सारी ट्रांसलेशंस होंगी, उनको आपने पो एडिट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जाके तो उसकी जो mo फाइल है वो आपने खुद से जनरेट करनी है।